बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले से कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। पहले खबर पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि ये हमारी वजारत ख़ारजा की कितनी बड़ी नाकामी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक 4 इदारों पर इजाफी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। पाबंदियों का मकसद पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की तरक्की पर खदशात के बाद बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव और उनकी तरसील के निज़ाम को रोकना है। यानी पाकिस्तान का जो दूर तक मार करने की सलाहियत है कि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान से हिट करना चाहे मिडल ईस्ट में किसी जगह पे, और सिंपली पाकिस्तान के बहुत सारे जो दिफाई तजियाकार हैं वो ये कहते रहे कि पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी है कि पाकिस्तान इसराइल तक को हिट कर सकता है या इंडिया के आखिरी कोने तक जो है वो हिट कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों को काउंटर करने के लिए ये अमेरिका ने किया है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जिन 4 इदारों को पाबंदी के लिए नामजद किया गया उनमें पाकिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स शामिल है जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी करता है। इसके अलावा एफिलेट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉक साइड इंटरप्राइज नामी इदारे शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए मुबैना तौर पर मिसाइल और मिसाइल से मुताल्लिक आलात फराहम किए हैं। इन इदारों पर अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि ये बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव में किरदार अदा कर रहे हैं। ये पाबंदियां एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13382 के तहत लगाई गई हैं जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील के निज़ाम को हदफ बनाया गया है। ये जनाब खबर है, लेकिन अमेरिका ऐसी कोई पाबंदी इंडिया पे नहीं लगाता। इंडिया के पास हथियार हैं और बहुत दूर तक मार करने वाले हथियार हैं। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं और इंडिया की कैपेसिटी आप देख लें, लेकिन अमेरिका को वहां पे कोई एतराज़ नहीं होता। दुनिया के और भी मुल्क हैं जिनके पास बहुत दूर तक मार करने वाले हथियार हैं, लेकिन वहां पे अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं होता क्योंकि उनकी खारजा पॉलिसी बड़ी तगड़ी है। वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने मफाद के लिए काम करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे जो सियासतदान है या जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसा लगता है कि अपने ज़ाती मफाद के लिए काम करती है। इससे पहले 2023 में भी अमेरिका ने ऐसी कुछ पाबंदियां लगाई थी और अब फिर यानी पीडीएम की सरकार आने के बाद इस बारे में कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और अब फिर दोबारा जो है वो ऐसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। अच्छा, इन पाबंदियों के हवाले से एक दो चीज़ें तो आप क्लियर कर लें कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उससे बहुत पुरानी तकलीफ है पाकिस्तान के मुखालिफिन को, और वो हमेशा से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम या पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल का सिस्टम है जो दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है वो पाकिस्तान से छीना जाए या उसको कम से कम किया जाए। और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं और भी कुछ मुल्कों के साथ किया जाता है। पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा फोकस पर रहता है। अब मामला यह है कि जो बाइडेन हुकूमत के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए थे मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने, और इन्हीं ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए, इन्हीं ताल्लुकात को कायम रखने के लिए इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर की हुकूमत को गिरा दिया गया उनकी ख्वाहिश पे। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई तो उसके बाद पाकिस्तान में जितना जुल्म, जबर, फसाइयत जो भी किया गया, जो बाइडेन हुकूमत ने आंखें बंद करके इनको खुली छूट दी और ये करते रहे। आज वही आका, आज वही वेंटिलेटर वाली सरकार वो पाकिस्तान से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत छीन रही है और इस बारे में काम कर रही है। इसका फौरी इंपैक्ट तो कोई नहीं होगा, पाकिस्तान की अपनी एक सलाहियत है। मैं नहीं समझता कि इससे फौरी इंपैक्ट होगा, लेकिन इन चीज़ों के असरात होते हैं और ये जो अमेरिका ने किया है ये बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान के निज़ाम ने या पाकिस्तान की वजारत खारजा ने या पाकिस्तान के वज़ीर खारजा जो डिप्टी वज़ीर आज़म भी है इसहाक डार साहब, उनकी नालायकी, उनके नकम्मेपन, ये उसकी सजा पाकिस्तान को मिल रही है। पाकिस्तान को सजा मिल रही है ना कि आप जब भी जाते हैं उनके साथ या तो भीख मांगने जाते हैं या फिर आप जाते हैं इमरान खान को और मुखालिफिन को कुचलने के लिए। तीसरा तो आप काम ही कोई नहीं कहते। मुल्की मफाद में, कौम के मफाद में आपने कौन सा काम किया आज तक? टक्के का काम आपने नहीं किया। ये जब जाते हैं जी इमरान खान बहुत तंग कर रहा है, सियासी मुखालिफिन को कुचल दो, इंसानियत की तबैयां फेर दो, सहाफ़ी उठा के गायब कर दो, हर तरह का जुल्म और जबर और फसाइयत इन्होंने की और अमेरिका की मर्जी से की या अमेरिका की आशीर्वाद के साथ की। उन्होंने इनको पूछा ही नहीं, आंखें बंद करके रखी। लेकिन यहां पे उन्होंने इनकी वफादारियों का यह सिला दिया कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से जो है वो कुछ पाबंदियां आयद कर दी हैं। अब यह नालायकी है, नकम्मापन है। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि पाकिस्तान पर कोई भी पाबंदी लगेगी हम सारे उसकी ना सिर्फ मजम्मत करेंगे बल्कि उसकी मुखालफत भी करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर चाहे कोई माशी पाबंदी लगे, चाहे कोई दिफाई पाबंदी लगे, चाहे पाकिस्तान के ऊपर कोई भी पाबंदी लगे, पाकिस्तानी हमेशा उसका दिफा करेंगे और पाकिस्तानी हमेशा उसकी मुखालफत करेंगे और यह मुतालबा करेंगे कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है, मैं इन दोनों चीजों को इकट्ठा कर रहा हूं कि पाबंदी पाकिस्तान पर नहीं लगनी चाहिए, पाबंदी उन नासूरों के ऊपर लगनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया। वो चंद इंडिविजुअल्स जिनके फैसलों की वजह से पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया, उन पे पाबंदियां लगाए ना। पता करें कौन है पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चलने देता, पता करें कौन है पाकिस्तान के अंदर आजादी इजहार राय नहीं चलने देता, पता करें पाकिस्तान में कौन है जो रूल ऑफ लॉ को ब्रेक कर रहा है। यानी जितना जुल्म, जबर और फसाइयत पाकिस्तान में हो रही है
मौजूदा हुकूमत और इनके सहूलतकार, ये चंद लोग हैं, इनके ऊपर पाबंदियां लगाएं। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये लोग मुजरिम नहीं है, ना ये लोग गलत पॉलिसियों के हामी है, ना ये लोग जराइम पेशा है। हम सारे पुरअमन लोग हैं। वोट के जरिए से लोग तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने दोबारा कोशिश की थी 8 फरवरी 2024 को, और जब भी एहतजाज करने के लिए आए पुरअमन तरीके से आए, चाहे किसी भी जमात से इनका ताल्लुक है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम पुरअमन जरूर रहती हैं, लेकिन यहां जो कुछ इस मुल्क में हुआ, एक अजीबोगरीब सूरत है जो हम गुज़िश्ता 2.5 साल से देख रहे हैं। तो सदा पूरे पाकिस्तान को देने की बजाय उन इंडिविजुअल्स को देनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन देखें ना, आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की सरकार ने जो बाइडन की कितनी खिदमत की है, कितनी वफादारी दिखाई है, और वो अलकाबात दी और इस तरीके से उनकी खिदमत और खुशामद की है। लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने जाते जाते जो बाइडन ने या उनकी सरकार ने या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको ये तोहफा दिया जिसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। नाज़रीन, एक खबर और है, वो सोशल मीडिया के हवाले से, और बड़ा रोला पड़ गया पाकिस्तान में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग जो हैं वो अपने ही सोशल मीडिया के खिलाफ बातें करना शुरू हो गए। सोशल मीडिया पे इसका रिएक्शन भी आ रहा है। जरा मैं चंद चीजें आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान के पास अगर ये सोशल मीडिया ना होता, दो चीजें ना होती, एक सोशल मीडिया और एक ओवरसीज पाकिस्तानी। पब्लिक की सपोर्ट तो इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन क्या उस सपोर्ट के साथ इमरान खान साहब इलेक्शन जीत गए? क्या उस सपोर्ट के साथ इमरान खान साहब को उनका इक्तदार मिल सकता है? तो इसका जवाब है कि खाली ऐसा नहीं हो सकता। यह सपोर्ट भुट्टो के साथ भी थी, यह सपोर्ट माजी में फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ भी थी, लेकिन उन दोनों के साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वो कुछ कर ही नहीं पाए। तो सोशल मीडिया क्या है इमरान खान के लिए, जरा मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। अगर इमरान खान के पास ये सोशल मीडिया ना होता ना, तो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब बैन हो चुके थे। ना लोगों को उनकी शक्ल याद होती, ना लोगों को उनकी आवाज याद होती। सोशल मीडिया ने उनके सारे पुराने क्लिप निकाल निकाल के लगाए, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से उनकी नई आवाज बना के लोगों को सुनाई और इमरान खान को लोगों के दिलों में और ज़हनों में पूरी तरह से जिंदा रखा। नंबर 2, इमरान खान साहब की तो पेशियां भी बंद कर दी, नजर ही नहीं आ सकते किसी जगह पे, जेल के अंदर ही बंद करके रखा हुआ है। जब से बंद है तब से अब तक ना आवाज है ना तस्वीर है। तो इसको एक कहावत है, आंख उजल पहाड़ उजल, कि जो चीज आपको दिखाई नहीं देती वो फिर बात खत्म हो जाती है। तो एक और चीज, इंतखाबी निशान भी ले लिया गया था इस पार्टी से। तो सोशल मीडिया था जिसने इंतखाबी निशान मुख्तलिफ किस्म के लोगों को याद दिलाए थे। जब कंपेन पे पाबंदी थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, तो सोशल मीडिया था जिसने ये सारी कंपेन चलाई थी। तहरीक इंसाफ की हजारों गिरफ्तारियां हुई, किसी खाते में भी नहीं होनी थी, ना किसी अखबार में खबर छपनी थी, ना किसी टीवी चैनल के ऊपर खबर छपनी थी। ये तो सोशल मीडिया का कमाल है जिसने एक एक गिरफ्तारी के बारे में बताया, एक एक अगवा के बारे में बताया, एक एक बंदे के बारे में आवाज उठाई, तस्वीरें लगाकर बताया, ग्राफिक्स बनाकर बताया, और ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का जुल्म, जबर और फतायत हो रही है, और लोगों को अवेयर किया कि भाई जुल्म का ये लेवल है। ना होता तो कहीं पता ही ना चलता। फिर इलेक्शन की जो तारीखी मुहिम चली है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मुहिम नहीं चली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सोशल मीडिया ने चला दी है। ऐसी मुहिम चलाई है कि तारीख में इसकी मिसाल ही नहीं मिलती है। बगैर पैसों के खंबे खड़े हुए और इलेक्शन जीत गए। उन्हें पता ही नहीं था वो जीत सकते हैं, और वो 50-50 हज़ार की लीड से जीत गए। किसी को मिल गया फॉर्म 47 और किसी को नहीं मिला। इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हुई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, खवातीन को अगवा किया गया, बच्चों को अगवा किया गया, टॉर्चर किया गया, सहाफियों को अगवा किया गया, शायरों को अगवा किया गया, लोगों के बयान हल्फी हुए, अगवा बराए बयान हुआ। ये सारी चीजें की गई, जुल्म और जबर का एक बाजार गर्म किया गया। लेकिन पाकिस्तान में तो किसी ने देखा ही नहीं, ना कहीं अखबार में था, ना कहीं टीवी पे था। ये सारा कुछ आपको पता चला कैसे? सोशल मीडिया से। वरना सोशल मीडिया ना होता किसी को पता ही नहीं चलता कितने हजार बंदे उठाए गए, कितने घरों में छापे पड़े हैं। साथ वाले घर में छापा पड़ता, आपको बातों का नहीं पता होता। तो सोशल मीडिया ने अवेयर किया पूरे पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। फिर जो हजारों गिरफ्तारियां हुई हैं, फिर फायरिंग और लाशों वाला मामला, अगर ये सोशल मीडिया ना होता ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो खा गया था सारा कत्लेआम। ये 12 लाशें भी किसी ने नहीं मारनी थी। ये तो सोशल मीडिया को दाद और शाबाश देनी पड़ेगी, उनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि आपने बताया कि रियासत ने गोली चलाई, और फिर गोली चलाते हुए दिखाया भी आपने। तो सोशल मीडिया को यह क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता तो डी चौक का जो साने और कत्लेआम है वो पड़ गया होता इमरान खान साहब के खाते में। फिर जब सारी पार्टी गैर मुअस्सर थी, लोग इमरान खान को छोड़कर जा रहे थे, तो उस वक्त एक चीज जो हार नहीं मानी वो इमरान खान का सोशल मीडिया था जो सबसे मुअस्सर था। अगर इमरान खान की सियासत को आज किसी ने जिंदा रखा हुआ ना, तो वो सोशल मीडिया ने रखा हुआ। इमरान खान की अपनी हिम्मत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम भी है उनके ऊपर, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत से आप इनकार नहीं कर सकते। ये पार्टी खत्म हो जाती, हर चीज बह जाती अगर सोशल मीडिया के ऊपर जिंदा ना रखा जाता। तो सोशल मीडिया ने लोगों को अवेयर किया, इस पार्टी के साथ जोड़कर रखा, एक एक जुल्म और एक एक ज्यादती बताई, और एक एक कंपेन चलाई, एक एक मामले को सोशल मीडिया पर उठाया गया। और आज वही सोशल मीडिया बुरा है। ये कैसे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया बुरा है? मैंने एक चीज नोट की है कि जितना जुल्म बढ़ता है सोशल मीडिया का रिएक्शन उतना बढ़ता है, जितना जुल्म कम होता है सोशल मीडिया का रिएक्शन उतना कम होता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग पागल थोड़ी है कि उठते हैं और उठ के सुबह होती है गालियां देना शुरू करते हैं और शाम तक गालियां देते हैं और शाम को गालियां देकर सो जाते हैं। नहीं, गोली क्यों चलाई,
यह सवाल जब उठा तो उससे पहले गोली चल चुकी थी। अगर गोली ना चलती तो यह सवाल ही ना उठता कि गोली क्यों चलाई। यानी एक अमल होता है तो उसके रद्द अमल में सोशल मीडिया एक्चुअली आपको रद्द अमल देता है, वो रिएक्शन देता है, रिएक्ट करता है सोशल मीडिया कि ये क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है, रिएक्ट करेंगे, ये हो रहा है। अब वो रिएक्शन अगर बुरा लगता है, यानी एक शायर का शेर है कि किसी को चोट लगे तो वो रो ही देता है, किसी को चोट लगे तो वो रो ही देता है। तो अपने सब्र को इतना ना आजमा पागल। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को चोट लगे और वो रोए भी ना, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। तो ये नहीं हो सकता ना, मुमकिन नहीं है। लोगों को चोट लगती है, फिर वो चीखते हैं, बताते हैं कि ये जुल्म हो रहा है, और सोशल मीडिया के ऊपर लोग फिर एक दूसरे के दर्द को और दुख को महसूस करते हैं। अब इसके ऊपर आप गुस्सा नहीं कर सकते कि जनाब हमने आपको मारा, आप रोए क्यों, हमने आपको मारा, आपने पूछा क्यों कि क्यों मारा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोग सोशल मीडिया को नकब लगा रहे हैं, और आने वाले वक्त में ये ओवरसीज पाकिस्तानियों पर भी अटैक करेंगे। ये आप मेरे से लिख कर ले लें, क्योंकि ये वो दो चीजें हैं जो निजाम से बर्दाश्त नहीं हो रही, और यही वो दो चीजें हैं जो इमरान खान साहब के सामने ढाल बनकर खड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी अब जो करने जा रहे हैं, एक तो डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी तक पाकिस्तानियों ने ट्रक खरीद लिए जी बहुत सारे अमेरिका में, और ये जो ट्रक है इनके ऊपर वो डिजिटल स्क्रीनें लगी हुई है बहुत बड़ी बड़ी, इनको अमेरिका में वो फिराते रहते हैं मुख्तलिफ शहरों में। और इनके ऊपर जो साना डी चौक हुआ है उस हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बाकायदा इन्होंने विजुअल्स लगाए हुए हैं जो वो दिखा रहे हैं और पूरे अमेरिका में बता रहे हैं। और जो उनके अहम ईवान है, अहम जगह है, वहां पे वो उनको ले जाते हैं, वहां खड़ा करते हैं, वहां वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म का जुल्म, जबर और फस्तायत हुई है और किस तरह निहत्ते लोगों के ऊपर गोली चलाई गई है। तो ये गोली क्यों चलाई, ये सवाल अमेरिका के अंदर अमेरिकन पाकिस्तानियों ने अपने ट्रक खरीद के ये कंपेन चलाई हुई। और डोनाल्ड ट्रंप की हर बर्दारी पे भी उनका इरादा है कि इन सारे ट्रकों को इकट्ठा करके उस तरफ ले जाएंगे और वहां पे ये विजुअल सारा दिन चलते रहेंगे, और जो लोग भी हलफ बर्दारी में आएंगे पूरी दुनिया से वो देखेंगे कि पाकिस्तान में किस किस्म का जुल्म, जबर और फस्तायत हुई है, डी चौक के अंदर किस किस्म का मैसेकर हुआ है और उसके नतीजे में कितने लोग शहीद हुए हैं और अभी क्या सूरत हाल है, वो सारा कुछ, और कौन लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो अमेरिकन पाकिस्तानी जो है ओवरसीज, वो उन ट्रकों को वहां लेकर जाएंगे और दुनिया भर के सैकड़ों बड़े इंपॉर्टेंट लोग आएंगे और वो देखेंगे। तो पाकिस्तान की क्या इज्जत होगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के निजाम को होश के नाखून लेने चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे उभर के सामने आए। अब बरतानिया के वाले तो अमेरिका बता रहा हूं मैं आपको, यहां पे एक डेवलपमेंट आने वाली बहुत बड़ी। मैंने आपको पहले कहा था कि हांडी का ढक्कन उठने वाला है। जो बरतानिया वाली हांडी है उसका ढक्कन अगले 24 से 36 घंटों में उठ जाएगा, और बहुत मुमकिन है जब आप ये वीडियो सुन रहे हो उस वक्त उठ गया हो। 24 घंटों के अंदर अंदर मेरे अंदाजे में उठ जाएगा, क्योंकि एक छोटी सी चीज कंफर्म करना बाकी है। और उसके बाद जनवरी के मिड में बरतानिया में एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, और उस बड़ी कार्रवाई से पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है उसके कदम लड़खड़ा जाएंगे और उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। जो चीज मुझे पता चली है वो छोटी नहीं है, वो बड़ी चीज है, और वो साना डी चौक को लेकर है। तो बरतानिया में जो बड़ी कार्रवाई होने जा रही है वहां की हुकूमत की ज़ेरे निगरानी, उसकी अनाउंसमेंट अगले 24 घंटों से 36 घंटों में आप सुन लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के निजाम के पास ऑप्शन क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरह टैकल किया जाए। तो इस पर कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे, और अहम लोगों ने यह डिस्कशन भी की है कि अगर इसराइल को तस्लीम करने की ऑफर दे दी जाए तब, तो यहां पे आके मामला बड़ा फंस गया है। अगर इसराइल को तस्लीम करने की ऑफर दी जाएगी ना तो डोनाल्ड ट्रंप उसे कबूल कर लेगा, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप उसके बदले में इमरान खान की रिहाई मांगने से बाज आ जाएगा, या वो इमरान खान के खिलाफ जुल्म और जबर पे जो बाइडन की तरह या जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरह सहूलतकार बन जाएगा। तो इसके बारे में अभी किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये एक कार्ड जो है इसको डिस्कस किया गया है कि इसराइल को तस्लीम करने वाला मामला। अब पाकिस्तान पर पाबंदियां भी लग गई हैं। नाज़रीन, बड़ी अजीब अजीब खबरें आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर एक तजिया मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा रसूल बख्श रईस साहब का। जब तक मैं वो तजिया निकालता हूं उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि देखें, अमेरिकन की जो आने वाली हुकूमत है वो अपना मूड बता रहे हैं इमरान खान को लेकर कि जो जुल्म और जबर पहले हुआ है वो अब उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, या वो कम से कम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, और वो आशीर्वाद जो उनका मौजूद था वो आशीर्वाद मौजूद नहीं रहेगा। अब जो उनके स्टेटमेंट आना शुरू हुए हैं, आप जरा गौर करेंगे, अगर इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ के हक में ऐसे अमेरिकन के स्टेटमेंट आते तो इमरान खान साहब क्या करते। इमरान खान साहब फौरी तौर पे कहते कि एब्सोल्युटली नॉट, यू हैव नथिंग टू डू विद दिस, आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, अदालतों का मामला है, इनके केसेस चल रहे हैं, हम जाने और अदालतें जाने, आप इसके अंदर दखलंदाजी नहीं कर सकते। इमरान खान साहब बड़ा टका कर जवाब देते। लेकिन इस हुकूमत को देखें आप, ये ऐसी बुज़दिल हुकूमत है कि अभी तक इनके किसी फेडरल मिनिस्टर ने, अभी तक इनके किसी वजीर आजम ने, डिप्टी वजीर आजम ने, नवाज शरीफ ने, मरियम ने, किसी ने अभी तक अमेरिका के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कि बल्कि ये अपने अपने बयान डिलीट कर रहे थे जो माजी में गलती से इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दे दिए थे। तो ये बुज़दिल लोग हैं, ये ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि ये मार्जिन क्रिएट कर रहे हैं। इवन वजीर दिफा पाकिस्तान का जो है वो ये कहता है कि जब अमेरिका हमसे रब्ता करेगा तो फिर हम मुल्की मफाद में फैसला कर देंगे। अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि अगर अमेरिका ने हमसे रब्ता किया तो हम फिर भी डट जाएंगे या खड़े हो जाएंगे, नहीं,
हम मुल्क की मफाद में फैसला कर लेंगे। अभी भी मार्जिन रखा हुआ है। ये बुज़दिल है, इनकी उस तरह से सोच नहीं है जैसे इमरान खान साहब की सोच के अंदर क्लियरिटी थी। नाज़रीन, रसूल बख्श रईस साहब जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और बहुत शानदार पर्सनैलिटी है। मैं उन्हें गुज़िश्ता लगभग 18 साल से जानता हूँ, 18-20 साल हो गए मैं उन्हें जानता हूँ, और इनका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बड़ा शानदार तजिया होता है। ये बच्चों को पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस में और पाकिस्तान की सियासत के तमाम उतार चढ़ाव को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और एनालिसिस करते हैं। इनके चंद जुमलों में बहुत सारी बात समझ आ रही है और ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है। वो कहते हैं, मुझे महसूस हो रहा है कि पश्तून नौजवान हालिया वाकयात की रोशनी में हमसे कहीं दूर ना निकल जाए जहां से उसकी वापसी मुमकिन ना रहे। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी नौजवानों के अंदर बेचैनी है जिसे आप मुफ्त फोन, कंप्यूटर और मोटरसाइकिल का लालच देकर खत्म नहीं कर सकते। हमारे हुक्मरान और उनके कारिंदे जो कुछ एक अरसे से कर रहे हैं, करते रहे, तो उनकी हिफाजत के लिए ना मगरबी ना मशरकी ताकतें उनका साथ देंगी। आज मुझे तो वो तनहा नजर आ रहे हैं, दावे भी जो वो कर रहे हैं वो तनहा ही नजर आ रहे हैं। तो रसूल बख्श रईस साहब ने बड़ा क्लियरली बताया कि पाकिस्तान का नौजवान किस तरफ जा रहा है। खुदा ना खास्ता ये अगर एक नहज से आगे चला गया मामला तो फिर कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। और मौजूदा रजीम के बारे में उन्होंने बताया कि ये मुकम्मल तौर पर तन्हाई का शिकार है और ये उनका तजिया जो है ये वैल्यूएबल है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक आइडिया दिया है, नाज़रीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है, इस पर बात करेंगे अगले वीलॉग में। लेकिन आप एक और कारनामा चेक करें मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत का। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट जारी किया और पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ये सोशल मीडिया से क्यों नफरत करते हैं, सोशल मीडिया ने जनाब 15 मिनट के अंदर उसका सारे का पोस्टमार्टम करके इनके हाथ में वापस पकड़ा दिया। अब स्टेटमेंट क्या है, जरा आप स्टेटमेंट देखें, आपको खुद ही सुन के हंसी आ जाएगी। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जो ज्यादातर मरियम नवाज की झूठी तारीफें करने के लिए उनको रखा गया है, वो कहती है जी कि चीन के वाइस चेयरमैन ने कहा, मरियम नवाज को कहा कि मैं आपको पाकिस्तान की एक बड़ी उभरती हुई लीडर देख रहा हूं। ये जनाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने खुशामद की है। अब उसके जवाब में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने फटाफट रिसर्च करके और बाकायदा सबूतों के साथ ये बता दिया कि वाइस चेयरमैन ऑफ चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें वाइस चेयरमैन का जो ओहदा होता था वो 1982 में खत्म हो गया था और झूठ के कोई पाँव नहीं होते। अब आप अंदाजा करें कि ये इस लेवल का झूठ बोल देते हैं कि सोशल मीडिया वहां पे उनको पकड़ लेता है। अब सोशल मीडिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ का क्लेम कर रहा है, मैंने खुद इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वहां है ही नहीं और नीचे सबूत उन्होंने लगाया हुआ है साथ में, और वो सबूत लगा के उन्होंने बता दिया कि जनाब ये तो होता ही नहीं है। चीन के अंदर तो ये होता 1982 में खत्म कर दिया था। 1982 में, यानी ये तो कैलगरी फॉन्ट वाला काम हो गया कि वो फॉन्ट बना ही नहीं और उसके ऊपर जो है वो एक जारी भी हो गया एक लेटर। तो इसी तरह जनाब यहां पे एक ओहदा है ही नहीं, उस ओहदेदार ने इनको लीडर भी बना दिया। अजीबो गरीब इनकी कहानियां अब तक लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।